हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ क्लास। मैं शिवानी श्रेया हूँ और आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है हमारे इस चैनल बायोटेकेशंस के ऊपर। आज से हम सेल बायोलॉजी की सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। इस सीरीज़ में हम सेल बायोलॉजी को बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे सो दैट हर कॉन्सेप्ट आपको क्लियरली समझ आए। आज हमारी फर्स्ट क्लास है और आज इस क्लास में हम सेल बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन समझेंगे। हम ये जानेंगे कि सेल बायोलॉजी होती क्या है, इस सब्जेक्ट को पढ़ना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है और लाइफ साइंस में इसका रोल क्या है। इसके अलावा हम बेसिक्स जो होते हैं प्रोकैरियोटिक्स के एंड उनके स्ट्रक्चर्स उनको भी पढ़ेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन ये है कि जब हम बायोलॉजी की पढ़ते हैं तो एक वर्ड हमेशा आता है सेल। तो सेल होता क्या है आखिर, और सेल बायोलॉजी को इतना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट क्यों माना जाता है। अगर आप इन क्वेश्चंस का आंसर पता चल गया आपको तो बिलीव मी सेल बायोलॉजी आपका फाउंडेशन जो है सेल बायोलॉजी का वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि सेल बायोलॉजी होती क्या है। आप जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज हम जो टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं उनका इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे आज हम सबसे पहले सेल का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। सेल का इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद हम जो अगला चीज़ पढ़ेंगे वो होगा इवोल्यूशन ऑफ सेल्स, ठीक है। सेल का इवोल्यूशन पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे थर्ड चीज़, वो होगा टाइप्स ऑफ सेल, और फोर्थ चीज़ हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक्स। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई है कि सेल होता क्या है। तो जैसे आप देख पा रहे हैं सेल बायोलॉजी जो होता है वो स्टडी होता है सेल का, ठीक है, जिसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं सेल के बारे में। सेल का स्ट्रक्चर, सेल का फंक्शन, सेल का बिहेवियर और सेल का इंटरैक्शन। अभी इंटरैक्शन किस टाइप का होता है, तो इंटरैक्शन होता है सेल का, सेल के अपने अंदर के सराउंडिंग के अंदर जो भी अदर ऑर्गेनल्स होते हैं उनके साथ, और दूसरे सेल के साथ जो एक सेल इंटरैक्ट करता है वो। तो इसको अगर आप नोट्स में लिखते हो तो आप ऐसे लिखोगे कि सेल बायोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ सेल इंक्लूडिंग स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड बिहेवियर और इंटरैक्शन। इंटरैक्शंस के में आप लिखोगे इंटरैक्शंस बिटवीन सराउंडिंग ऑफ देयर ओन सेल एंड अदर सेल्स, ओके। सेकेंड आप पॉइंट देख रहे हैं, लिखा हुआ है द सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए कोई भी जो सेल होता है वो हमारे जो बेसिक उसका स्ट्रक्चर किसी भी ऑर्गेनिज्म का, स्मॉल से लेके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म तक, हर ऑर्गेनिज्म का जो भी स्ट्रक्चर बना होता है वो बेसिकली सेल से ही बना होता है, ठीक है। और जो भी वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो बेसिकली सेल के थ्रू ही परफॉर्म करते हैं। तो अगर आप इसको देखेंगे तो सेल इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ बिकॉज एज एवरी ऑर्गेनिज्म वेदर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर हैज सेल एज स्मॉलेस्ट यूनिट for making structure, okay. So hence the cell is called as structural unit of life. On the other hand, cell is also called as functional unit of life. Functional unit of life because as every organism whether simple or complex has cell that is able to perform its basic functions, okay. इसी के लिए आप यहाँ देखोगे नीचे एक लाइन लिखी हुई है, सेल इज कॉल्ड एज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, क्योंकि जो हमारा स्ट्रक्चरल है ना वो, और जो फंक्शनल है वो, तो इन दोनों को मिला करके जो है फंडामेंटल यूनिट बन जाती है सेल, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो कि है इवोल्यूशन ऑफ सेल, ठीक है। जो सेल का इवोल्यूशन है वो बेसिकली स्टेनले मिलर के द्वारा दिया गया था। अब इन्होंने ये कैसे ऑब्जर्व किया वो हम समझते हैं एक स्टोरी के थ्रू, ठीक है। देखिए जब अर्थ का जो एटमॉस्फेयर था एट द टाइम ऑफ इवोल्यूशन, जब अर्थ इवॉल्व हो रही थी उस टाइम पे जो उसका एनवायरनमेंट था दैट वाज रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट। रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट दैट मीन्स उस टाइम पे क्या था कि ऑक्सीजन जो था ना, फ्री ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स अवेलेबल नहीं थे। लाइक जैसे ऑक्सीजन अवेलेबल था पर इन द फॉर्म ऑफ H2O, राइट, CO, CO2, ओके, बट जो फ्री ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स थे वो अवेलेबल नहीं थे उस टाइम पे, ठीक है। तो इसके वजह से क्या था, एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड जो था ये बहुत ही रिच अमाउंट में, मतलब बहुत अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट था, और जो हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड जो था वो लेस अमाउंट में प्रेजेंट था, ओके। तो हुआ क्या, सबसे पहले जो सनलाइट या फिर लाइटनिंग के थ्रू जितनी जो ये गैसेस अवेलेबल थी रिच और लेस अमाउंट में, इनको एनर्जी प्रोवाइड किया गया, ठीक है। सो दैट इससे क्या बन गए,
ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बन गए। और फिर ये जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे ये फर्दर इवोल्यूशन होते होते मैक्रो मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो गए, और फिर ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स के ऊपर जब मेम्ब्रेन की लेयर चढ़ गई तो इसको हम प्रिमिटिव सेल बोलने लगे। तब फर्स्ट प्रिमिटिव सेल जो है वो आपका इवॉल्व हुआ। तो इसको इन्होंने ऐसे बताया है स्टेनले मिलर ने कि फर्स्टली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वर फॉर्म्ड, that organic molecules combined to form macromolecules, and when these macromolecules were surrounded by a membrane the primitive cell was formed। suppose ये हमारा सेल है ना, प्रिमिटिव सेल। तो सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ तक आने से पहले इसको हम पी सेल कर देते हैं ना। तो जब प्रिमिटिव सेल बना उससे पहले क्या हुआ, सबसे पहले ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स था, ठीक है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बना सबसे पहले लाइटनिंग की वजह से, वहाँ से मैक्रो मॉलिक्यूल बना, है ना। अभी क्या हुआ, इन मैक्रो मॉलिक्यूल्स के ऊपर आप देखोगे ऐसे करके मेम्ब्रेन की एक लेयर चढ़ गई। तो ये जो लेयर चढ़ गई तो प्रिमिटिव सेल बना। अभी तक प्रॉपर जो हमारा डेवलप्ड सेल आगे जो हम पढ़ते हैं, आपने 9, 10, 11, 12 में पढ़ा होगा प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, राइट। तो वो अभी तक नहीं बने, अभी नॉर्मल एक प्रिमिटिव सेल फॉर्म हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जब ये प्रिमिटिव सेल फॉर्म हो गया उसके बाद बेसिकली हम लोग ये देखेंगे कि जो फर्स्ट प्रिमिटिव सेल था ना, आप देखिए प्रिमिटिव सेल हम लोगों ने देखा कि ये फॉर्म होने में कितना लंबा प्रोसेस हुआ, राइट। सबसे पहले तो इन सारे गैसेस जो भी अवेलेबल थे उस टाइम, N2, CO, H2, H2S, CO2, ये जितने भी गैसेस अवेलेबल थे इनको सबसे पहले हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दिया, यानी लाइटनिंग या फिर सनलाइट से एक्सपोज कराया, राइट। उसके बाद फिर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फॉर्म हुए, और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के बाद फिर मैक्रो मॉलिक्यूल फॉर्म हुए, फिर मैक्रो मॉलिक्यूल पर जब लेयर चढ़ी मेम्ब्रेन की तब प्रिमिटिव सेल बना। तो हर बार इतना लंबा प्रोसीजर हम नहीं कर सकते थे, राइट, क्योंकि इन सारे प्रोसेस को कंप्लीट होने में ये 2-3 दिनों में तो हुआ नहीं है, एक फ्रैक्शन ऑफ टाइम लगा है, राइट। तो जो इतना ज़्यादा टाइम हमने यहाँ पे लगाया वो ना लगाते हुए अब सेल क्या सोचेगी कि अगर मुझे इवॉल्व होना है, मुझे डेवलप करना है अपने आप को, तो फिर मुझे इस सारे चीज़ों को शॉर्ट में करना होगा, राइट। तो अभी बेसिकली क्या हुआ, इतना लंबा प्रोसेस करने के बाद अभी देखिए स्टेनले मिलर ने क्या किया इस चीज़ को समझाने के लिए। बेसिकली उससे पहले हम ये समझते हैं कि जो फर्स्ट प्रिमिटिव मॉलिक्यूल था ना वो आरएनए था, ठीक है। आरएनए मीन्स राइबोन्यूक्लिक एसिड, जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है इन केस ऑफ सम ऑर्गेनिज्म, राइट। मोस्टली में तो डीएनए ही होता है, बट कुछ केसेस में आरएनए भी होता है जो मेन मॉलिक्यूल होता है, जहाँ हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो सेव्ड रहती है, राइट। तो आरएनए क्यों फर्स्ट प्रिमिटिव सेल था, क्योंकि आरएनए के पास ना अपनी सेल्फ रेप्लिकेशन एबिलिटी है, राइट। डीएनए के जैसे उसको रेप्लिकेट करने के लिए बहुत कॉम्प्लेक्स के साथ नहीं प्रोसेस से गुजरना होता है, राइट। उसके पास अपना इतनी एबिलिटी होती है कि वो बिना किसी टेम्पलेट के अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता है, राइट। और साथ में उसको सेल्फ कैटालिसिस की भी एक्टिविटी होती है उसके अंदर। तो इन दोनों एक्टिविटीज़ की वजह से जो है हमारा आरएनए फर्स्ट प्रिमिटिव मॉलिक्यूल बना, ठीक है। अभी देखिए स्टेनले मिलर ने इस चीज़ को कैसे समझाया कि स्टेनले मिलर ने एक मतलब एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया है, ठीक है, जिसके बारे में आप यहाँ देखोगे। ये जो आप इमेज देख रहे हो ना, इसमें बेसिकली क्या दिखाया गया है कि स्टेनले मिलर ने जो परफॉर्म किया था एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो अर्थ का एटमॉस्फेयर था प्रिमिटिव, जब हमारा सेल इवॉल्व हो रहा था उस टाइम में जो अर्थ का एटमॉस्फेयर था वो दिखाने के लिए क्या किया इन्होंने, जितनी भी गैसेस थी, राइट, जो अवेलेबल थी, लाइक अमोनिया हो गया, उसके बाद यहाँ पे जैसे मैंने गैसेस के नाम मेंशन किए हैं, जैसे अमोनिया है, मीथेन है, वाटर है, हाइड्रोजन है ना। इन सारे गैसेस को इन्होंने कलेक्ट किया, आप देख ही रहे हो यहाँ पे, इसके अंदर कलेक्ट किया, और उसके बाद इसको इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दिया। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किस फॉर्म में दिया इन्होंने, अब सनलाइट तो हम ऑब्वियसली डायरेक्टली ला के दे नहीं सकते, तो हमने इसको इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दिया। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज देने के बाद हमने क्या किया, इसको कूल डाउन होने दिया, है ना। जब बहुत ज़्यादा हीट इसको मिल गई फिर हमने कूल डाउन किया। कूल डाउन करने के बाद देखोगे आप यहाँ पे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो है वो बनने शुरू हो गए। इस वाले आप बॉक्स के अंदर देखो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कौन कौन से बने। बेसिकली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर एस्पार्टिक एसिड है ना, ग्लूटामिक एसिड, ग्लाइसिन, यूरिया, लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड और एलानिन, ये सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बेसिकली अमाइनो एसिड,
राइट, ये बने, ठीक है। तो इन्होंने देखा कि इतना लंबा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है, हम एक शॉर्ट प्रोसेस के थ्रू भी जो है ये चीज़ अब मतलब ये एक प्रॉपर जो उस टाइम का प्रिमिटिव सेल हमारा बन रहा था उस टाइम का हम कंडीशन लैब के अंदर भी ला सकते हैं थ्रू एक्सपेरिमेंट। तो उसको इन्होंने ऐसे लिखा है, व्हेन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज was provided to these gases, they formed as organic molecule that was amino acid. Okay, तो ये आपको क्लियरली समझ में आ गया कि इवोल्यूशन हुआ कैसे। इवोल्यूशन एक अपने आप में एक चैप्टर है जो हम आगे फर्दर पढ़ेंगे सेल बायोलॉजी कंप्लीट हो जाने के बाद, तो उसमें आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा कि इवोल्यूशन हुआ कैसे है प्रॉपर सारे ऑर्गेनिजम्स का। बट यहाँ पे हम बेसिकली सेल का इवोल्यूशन इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको सेल बायोलॉजी पढ़ने से पहले आनी चाहिए, सो दैट आपको आगे जा करके कोई इशू ना हो। आगे जाके हम ये भी पढ़ेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया कैसे बना, जब यूकैरियोटिक सेल का डेवलपमेंट हुआ है प्रोकैरियोट से, तो फिर माइटोकॉन्ड्रिया इवॉल्व हुआ है, आपका साइनोबैक्टीरिया से जो है क्लोरोप्लास्ट बनाया गया है। तो ये सारी चीज़ें कैसे बनी है इसका एक प्रोसेस है, राइट, जिसको समझने के लिए आपको पहले इवोल्यूशन का ये एक छोटा सा बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। तो अगर आपको ये क्लियर हो गया है तो अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे कि जैसे इवोल्यूशन हो गया ना प्रिमिटिव सेल का, उसके बाद दो टाइप के सेल मिले, ठीक है। एक है हमारा ये प्रोकैरियोटिक सेल, राइट, और दूसरा है ये यूकैरियोटिक सेल। आपको इन दोनों को देख करके ही लग रहा होगा कि इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है। एक आपको वेल ऑर्गेनाइज्ड लग रहा है, जैसे कि ये हमारा जो यूकैरियोट है, यूकैरियोट्स क्या है, वेल ऑर्गेनाइज्ड है, राइट। और वहीं पे प्रोकैरियोट में आप देखोगे बहुत सिंपल सा है, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको डिस्क्राइब नहीं, मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स इसका स्ट्रक्चर नहीं है, बट यूकैरियोट्स का होता है। अब जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, हम यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, राइट। और जैसे आप बैक्टीरिया को ले लो, अमीबा वगैरह ले लो, ये सब प्रोकैरियोट्स में आते हैं। तो अब देखिए इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, क्यों प्रोकैरियोट है, क्यों यूकैरियोट है। तो इसके नाम से हम सबसे पहले समझते हैं प्रोकैरियोट में क्या क्या है। इसको हम अगर ब्रेक डाउन करेंगे तो ये ऐसे होगा, एक होएगा प्रो का मतलब क्या होता है, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, राइट। प्रो का मतलब हो गया प्रिमिटिव। और फिर जो ये कैरियोट है ना, ये जो कैरियोट है ये ग्रीक वर्ड कार्योन से मिलके बना है। कार्योन का मतलब होता है न्यूक्लियस, ठीक है। तो प्रोकैरियोट मीन्स जहाँ पे प्रोमिनेंट न्यूक्लियस जो है वो भी बना नहीं है, ठीक है। तो अब सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि अगर प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस ही डेवलप नहीं है तो उनका जेनेटिक मटेरियल रहता कहाँ है, राइट। तो प्रोकैरियोट्स का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही जो प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोइड उनके अंदर में प्रेजेंट रहता है। ये वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में नहीं रहता है, इसी में आप देख सकते हो इस इमेज के अंदर कैसे घिचपिच सब इसी के अंदर अलाइन है, राइट। और वहीं अगर आप यूकैरियोट्स में देखोगे ना तो इनका जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइंड होता है, मतलब मेम्ब्रेन बाउंड, डबल मेम्ब्रेन बाउंड इनका न्यूक्लियस है, जिसके अंदर हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो फोल्ड करके रखा गया है। इसको आप एक प्रॉपर जो जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर फोल्ड होता है, इसका एक अपना टॉपिक है जिसको हम जीनोम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इसमें दिखाया जाता है कि जो जीनोम होता है हमारा, इतना बड़ा सा जीनोम वो इतने छोटे से न्यूक्लियस के अंदर किस तरीके से फोल्ड होता है ना। क्रोमैटिन से क्रोमोसोम बनने तक का जो भी हमारा स्टोरी है वो इसी के अंदर आता है। तो अभी हम आते हैं प्रोकैरियोट्स पे, ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स का जो आप डेफिनेशन लिखोगे वो ये लिखोगे कि द सेल्स दैट हैव प्रिमिटिव न्यूक्लियस आर नोन एज प्रोकैरियोटिक सेल। और यहाँ पे एक पॉइंट आप ये मेंशन करोगे कि इन प्रोकैरियोट्स वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट, ओके, एंड मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल आर ऑल्सो एब्सेंट। अब आपको क्लियर हो गया कि अगर न्यूक्लियस नहीं है तो हमारा जेनेटिक मटेरियल है कहाँ, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल तो प्रोकैरियोट्स में भी होते हैं, उनको भी अपने आप को रेप्लिकेट करने के लिए उनका जेनेटिक इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है, राइट। तो ये अब हम जब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ना उसमें हमको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अब हम आपको स्ट्रक्चर की तरफ लेके जा रहे हैं, इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पे आपको एक हैंड रिटन दिख रहा होगा नोट्स, जिसके अंदर आपको पूरा प्रॉपर डिफाइन किया गया है एक सेल को, राइट। यहाँ देखिए सबसे पहले आपको दिख रहा है ये राइबोसोम है ना। देखिए प्रोकैरियोट्स में 70S राइबोसोम होता है, ठीक है। ये न्यूक्लियोइड दिख रहा है जहाँ हमारा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। अभी जेनेटिक मटेरियल क्या है वो भी हमने यहाँ पे आपको प्रॉपर डिफाइन किया हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं इसको कहते हैं सेल एनवेलप, ठीक है। सबसे पहले हम इसी के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि ये आउटर मोस्ट लेयर है, इसी के अंदर सारी चीज़ें अवेलेबल है।
राइट। तो अब सेल इन्वेलप होता क्या है? बेसिकली जो सेल इन्वेलप होता है ये कंसिस्ट होता है ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको कि सेल वॉल भी कहा जाता है, जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं आप, जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको हम ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं, उसके बीच में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और सबसे एंड में जो इनर मोस्ट लेयर है वो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन है। एक एक करके इसको समझते हैं हम। सबसे पहले देखिए, जो ग्लाइकोकैलिक्स होता है ये बेसिकली दो वर्ड्स से मिलके बना है, राइट। आप देख रहे हो ग्लाइको और कैलिक्स। ग्लाइको का मतलब क्या होता है? शुगर। कैलिक्स का मतलब कोटिंग। दैट मीन्स ग्लाइकोकैलिक्स क्या है? कोटिंग ऑफ शुगर एंड कोटिंग ऑफ शुगर, राइट। तो जो शुगर की जो कोटिंग होती है ना सेल के आउटर मोस्ट लेयर पे, उसको हम ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं, ठीक है। दो टाइप के ग्लाइकोकैलिक्स जो है सेल के अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसको हम कैसे समझेंगे? देखिए, जो फर्स्ट लेयर होता है वो होता है स्लाइम लेयर, राइट। स्लाइम लेयर है ना। स्लाइम लेयर का क्या रहता है कि ये जो होता है लूज फॉर्म में प्रेजेंट होता है, लूज मिसिलेजिनस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, राइट। और ये जो है स्लाइम लेयर का काम क्या है? स्लाइम लेयर का काम है डेसिकेशन से प्रिजर्व करना, प्रिवेंट करना सेल को। डेसिकेशन मतलब क्या होता है? जो जैसे बहुत ज़्यादा वाटर लॉस हो जाता है, ड्राइंग की कंडीशन आ जाती है सेल में, है ना, वाटर बिल्कुल ही नहीं होता है, तो उस केस में क्या हो सकता है? सेल जो है वो श्रिंक कर सकता है। तो उससे बचाने का काम कौन करता है? ग्लाइकोकैलिक्स का फर्स्ट पार्ट, जिसका कि नाम है स्लाइम लेयर, ठीक है। सेकेंड पार्ट पे हम आते हैं जिसको कैप्सूल कहते हैं। ये ग्लाइकोकैलिक्स का ही पार्ट है कैप्सूल में, ठीक है। कैप्सूल में बेसिकली क्या होता है कि ये जो होता है ना ये हार्ड होता है और रिजिड होता है। ये स्लाइम लेयर के जैसे फ्लेक्सिबल नहीं होता है, ना ही लूज मिसलेजिनस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ये हार्ड होता है, रिजिड होता है ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। ये टाइटली एसोसिएट होता है पॉलीसेक्राइड से। जो पॉलीसेक्राइड जो मैंने आपको बताया अभी कि जो हमारा ग्लाइकोकैलिक्स है वो पॉलीसेक्राइड से मिलके बना है, राइट। पॉलीसेक्राइड की कोटिंग है, तो इसके जो कैप्सूल के जो पॉलीसेक्राइड्स हैं वो बिल्कुल टाइटली एसोसिएटेड है। ये जो है ना जो आपका कैप्सूल है ये फैगोसाइटोसिस से बचाता है। फैगोसाइटोसिस मतलब सेल को जो एनगल्फ करने की कोई और सेल कोशिश करेगी, या कोई बैक्टीरिया जिसका अटैक हो गया आपके सेल के ऊपर, वो ट्राई करेगा सेल को एनगल्फ करने का, तो उससे बचाता है हमारा कैप्सूल, ठीक है। इसीलिए कैप्सूल को जो है वायरुलेंस फैक्टर भी कहते हैं। दैट मीन्स ये डिजीज कॉजिंग फैक्टर है। अब देखिए, डिजीज कॉजिंग फैक्टर मतलब क्या, हम अब आपको इसके बारे में समझाते हैं। डिजीज कॉजिंग फैक्टर क्या, ये किस सेंस में कहा गया? डिजीज कॉजिंग मतलब अगर सेल के ऊपर कोई होस्ट आकर के बैठता है, ठीक है, कोई बैक्टीरिया कोई वायरस आकर के बैठता है जो इसको मतलब नुकसान पहुंचाना चाहता है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, इसके ऊपर ये क्या करेगा, उसको डिजीज देने की कोशिश करेगा, राइट, ताकि ये डैमेज हो जाए। तो जो हमारा कैप्सूल है वो इसी डिजीज से इसको बचाता है। मतलब सेल के बाहर जो भी आपका होस्ट सेल आया है, जो भी बैक्टीरिया वायरस आया है, ये उसको डिजीज करने में हेल्प करेगा, बट सेल के अपने सेल को, जिस सेल का ये कैप्सूल है, उसको दूसरे वायरस से अटैक से बचाएगा, ठीक है। और ये जो है वो सेल के एडहेरेशन में भी हेल्प करता है, यानी जो अटैचमेंट होती है ना, जो सेल जो है वो सरफेस पे अटैच होती है, उसमें भी हमारा कैप्सूल हेल्प करता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब हम आते हैं सेकेंड पॉइंट, जो कि है सेल वॉल, ठीक है। तो अब देखिए सेल वॉल क्या होता है। सेल वॉल जो होता है वो पेप्टाइडोग्लाइकैन से मिलके बना होता है। पेप्टाइडोग्लाइकैन भी आपने पढ़ा होगा 10th में, शुगर का ही एक टाइप है, राइट। तो इसमें ना सेल वॉल के अंदर दो शुगर प्रेजेंट होते हैं, एक का नाम है नैग और दूसरे का नाम है नैम, ठीक है। ये दो शुगर जो होते हैं ये अटैच होते हैं, ज्वाइंट होते हैं थ्रू टेट्रापेप्टाइड बॉन्ड। टेट्रापेप्टाइड मतलब 4 अमाइनो एसिड्स को एक साथ जोड़ के बॉन्ड बनाते हैं, उससे ये नैग और नैम आपस में जुड़े रहते हैं और इसी की वजह से सेल वॉल का कंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। शुगर जो होता है बेसिकली इसमें वो नैग और नैम है। इनके शुगर के नाम एन एसिटाइल ग्लूटामाइन और नैम का मैं आपको कल इन्फॉर्मेशन प्रॉपर दे दूंगी, इन दोनों का, नैग और नैम का फुल फॉर्म के साथ, जो आपको कल नोट्स मिलेंगे उसमें, ठीक है। तो सेल वॉल का काम क्या है? ऑस्मोटिक लाइसिस से बचाना। ऑस्मोटिक लाइसिस क्या होता है? ऑस्मोटिक लाइसिस मतलब सेल जब टूटती है,
ठीक है। देखिए, जब बहुत ज़्यादा सेल को वाटर लॉस हो जाएगा तो सेल क्या होगा, श्रिंक होना शुरू करेगा, और जब वाटर बहुत ज़्यादा होगा तो सेल क्या होगा, ब्लास्ट हो जाएगा, राइट। तो ऐसे जब ब्लास्ट वगैरह होते हैं उससे सेल को कौन बचाता है, सेल वॉल बचाता है। अभी जब आप यूकेरियोट्स को पढ़ेंगे ना तो उसमें भी जो हमारा प्लांट सेल होता है उसके पास सेल वॉल होता है। इसीलिए आप जब देखेंगे किसी भी प्लांट को जब ओवर वाटर में रखा जाता है, बहुत ज़्यादा देर तक वाटर में रखा जाता है तो वो ब्लास्ट नहीं कर पाता है। ऑन द अदर हैंड, अगर आप किसी ऐसे जैसे एनिमल सेल है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता, तो अगर सेल वॉल नहीं है दैट मीन्स अगर उसको एक्सट्रीम वाटर मिल जाए तो वो ब्लास्ट कर सकता है, क्योंकि वाटर सेल क्या करता है, सेल ऑस्मोसिस करता है। ऑस्मोसिस दैट मीन्स जहाँ पे पानी नहीं है वहाँ से जहाँ पे पानी है वहाँ जाएगा पानी। तो जहाँ पानी नहीं था वहाँ पानी अगर ज़्यादा हो गया या कोई भी लिक्विड ज़्यादा हो गया तो वो क्या होगा, एक टाइम के बाद जब उसकी कैपेसिटी खत्म हो जाएगी तो वो ब्लास्ट करेगा। तो सेल वॉल क्या करता है, इसी ब्लास्ट से, जिसको हम साइंटिफिक टर्म में ऑस्मोटिक लाइसिस कहते हैं, उससे सेल को बचाता है, सो दैट एक सेल अपना जो भी उसका ड्यूरेशन है उसको कंप्लीट करे और सारे फंक्शंस को अच्छे से परफॉर्म कर पाए। ओके, अब आते हैं हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर। देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है एक सेल का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों पता है, क्योंकि आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कैसे समझेंगे पता है, जैसे कोई भी आप इंपॉर्टेंट जगह देखोगे ना वहाँ पे गेट कीपर्स होते हैं, राइट। गेट कीपर्स का काम क्या होता है, आपको जो भी अनवांटेड लोग हैं उनको रोक के रखना, राइट। उतने ही लोगों को जाने देना जितने की अंदर रूम के अंदर ज़रूरत है। आप एग्जामिनेशन हॉल वगैरह में भी देखते होंगे, कोई भी एग्ज़ाम देने जाइए वहाँ पे एक गेट कीपर होता है जो कि चेक करता है कि कौन अंदर आ रहा है, कोई अनवांटेड पर्सन जिसकी वजह से एग्ज़ाम को दिक्कत हो सकती है वो तो नहीं आ रहा है, जो लोग आ रहे हैं उनकी प्रॉपर चेकिंग होती है। तो जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो कि इनर मोस्ट लेयर है सेल इन्वेलप का, उसका काम भी कुछ ऐसा ही है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली बैरियर का काम करता है, सेलेक्टिव बैरियर का काम करता है, ठीक है। ये जो है कौन सा मॉलिक्यूल सेल के अंदर आएगा, कौन सा मॉलिक्यूल सेल से बाहर जाएगा, ये बेसिकली इसकी एंट्री और एग्जिट को कंट्रोल करता है। ये बना होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन से, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अपनी एक अलग चैप्टर है जिसमें इसका स्ट्रक्चर अच्छे से डिटेल्ड में आपको डिस्कशन मिलेगी, वो आगे जाके हम पढ़ेंगे आगे के चैप्टर्स में। अभी के लिए हम आपको सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं सो दैट आपका ये पॉइंट क्लियर हो जाए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता क्या है, क्योंकि आगे जाके जब हम यूकेरियोटिक स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में वहाँ पे भी डिस्कशन है। और फर्दर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट होता है मॉलिक्यूल्स का, उसका एक अलग आपका चैप्टर बना है, ठीक है, प्रोटीन ट्रैफिकिंग करके, जो आगे आपको मिलेगा जब आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सारी इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन गेन कर लेंगे, राइट। अब आते हैं साइटोप्लाज्म। ये जो आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं सेल के अंदर, ये है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है, जेल लाइक फ्लूइड सब्सटेंस जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट रहता है, ठीक है। अब आते हैं हम न्यूक्लियोइड के पास जहाँ पे प्रेजेंट है हमारा जेनेटिक मटेरियल। देखिए, प्रोकैरियोट्स के पास क्योंकि न्यूक्लियस नहीं होता तो अब ऐसे तो हम डीएनए को चारों तरफ फैला के नहीं छोड़ सकते, राइट, क्योंकि हमारी बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आगे वाले जनरेशन को पास ऑन होने वाली है वो इस जेनेटिक मटेरियल में हमारे पास सेव रहती है, राइट। तो जो मेन क्रोमोसोम होता है ना, जिसके थ्रू एक फादर से एक सन में या डॉटर में कोई भी एक उसका जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जाता है, वो जो होता है वो हमारा मेन डीएनए होता है, राइट। तो इसको प्रिवेंट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सो दैट आगे जो हमारा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो जनरेशन बाय जनरेशन पास ऑन होता रहे। तो क्योंकि सेल प्रोकैरियोटिक सेल के पास अपना न्यूक्लियस नहीं है प्रोमिनेंट जिसके अंदर कि हमारा जेनेटिक मटेरियल स्टोर्ड हो सके, तो इस वजह से साइटोप्लाज्म के अंदर ही ये प्रेजेंट होता है जिसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। न्यूक्लियोइड का काम क्या होता है, न्यूक्लियोइड का काम होता है बेसिकली सेल के जितने भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है ना हमारा डीएनए का, उसको प्रिवेंट करके रखना, राइट। इसके अलावा आप यहाँ पे एक प्लाज्मिड देख रहे होंगे। प्लाज्मिड क्या है पता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, यानी जो हमारा मेन सिंगल सर्कुलर डीएनए है प्रोकैरियोट्स का, उसके अलावा जितने भी डीएनए आपके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं उनको हम प्लाज्मिड कहते हैं, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो सिंगल सर्कुलर डीएनए है, यानी देखिए अभी यहाँ एक और चीज़ आपको समझने की है, जो यूकैरियोट्स होते हैं ना उनके पास ऐसा डीएनए होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है, और इनका कैसा है, ऐसा डीएनए है प्रोकैरियोट्स का। तो ये क्योंकि खुद ही कंसाइज है, इसको बहुत ज़्यादा इसका
लेंथ वगैरह नहीं है, तो ये इसके अंदर आराम से इनफोल्डेड है। ठीक है, अब आते हैं दूसरी चीज के ऊपर, जो कि है यहाँ पे आप देख रहे होगे इंक्लूजन बॉडी, राइट। इंक्लूजन बॉडीज क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना जब बनती है तो उसी समय प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आसपास इनफोल्डिंग हो जाती है अंदर की तरफ। इनर मोस्ट लेयर पे आप देख रहे होगे जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ पे इनफोल्डिंग्स हो जाती है। इन्हीं इनफोल्डिंग्स को इंक्लूजन बॉडीज कहते हैं। अब इन इंक्लूजन बॉडीज का काम क्या है पता है? ये स्टोरेज होते हैं। जैसे घर के अंदर एक स्टोर हाउस रखते हैं ना, जिसके अंदर हम वो सारी चीजें रख सके जिसकी जरूरत पड़े तो हम निकाल के घर वालों को दे सके। ठीक वैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास ये जो इनफोल्डिंग्स है, जो इंक्लूजन बॉडीज हैं, इनका काम, इनको हम ग्रैनुअल्स भी बोलते हैं। यहाँ पे हम मेंशन कर दे रहे हैं, ग्रैनुअल्स भी कहा जाता है इनको। ठीक है, ग्रैनुल्स का काम क्या है? ग्रैनुल्स का काम है स्टोरेज का। जितना भी मॉलिक्यूल्स है जो यूज में अभी नहीं है पर फर्दर आ सकता है, उसको सेल के अंदर इंक्लूजन बॉडीज में ही स्टोर किया जाता है। क्लियर? अब आते हैं हम मीजोजोम के ऊपर। मीजोजोम क्या होता है? मीजोजोम जो होता है ये भी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी इनफोल्डिंग ही है। ठीक है, इंक्लूजन बॉडीज जो ये छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं ये, और ये जो आपका मीजोजोम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग है यहाँ पे। अब आगे आते हैं हम, जो राइबोसोम है हमारा, है ना। तो जो सेल है प्रोकैरियोटिक सेल, उसके पास जो राइबोसोम है ये 70S है। 70S कैसे बना होता है? 70S बना होता है, देखिए अभी मैं आपको दिखा रही हूँ। 70S जो है वो बेसिकली हमारा बना होता है 30S और 50S। यहाँ पे जो लार्ज सब यूनिट है ना, दैट इज 50S। ठीक है, और जो स्मॉल सब यूनिट है इट इज 30S। तो जो राइबोसोम है ये बन गया 50S और 30S को मिला के 70S राइबोसोम। ये कुछ ऐसा दिखता है राइबोसोम, आपने देखा होगा फर्दर 9-10 की क्लासेस में, ये ऐसा दिखता है। तो ये वाला जो है ये 50S है, ये वाला जो है ये 30S है। ठीक है, तो हमारा जो यूकैरियोट्स है इसमें 80S राइबोसोम होते हैं, और जो प्रोकैरियोट्स है इसमें 70S राइबोसोम होते हैं। अभी तो आप जब फर्दर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन करेंगे तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि प्रोकैरियोट के अंदर कौन सा राइबोसोम है, यूकैरियोट्स के अंदर कौन सा राइबोसोम है। तो ये आप नोट करके रखिएगा कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसका जो राइबोसोम होता है वो 70S राइबोसोम होता है। ठीक है, अब आते हैं इसके कुछ बाहर के स्ट्रक्चर पे। ये जो आप देख रहे हैं इसको कहते हैं फ्लैजिला। फ्लैजिला जो होता है वो फ्लैजिलिन प्रोटीन से मिलके बना होता है। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको इस इमेज को देख के आ रहा होगा वो ये कि फ्लैजिला की रिक्वायरमेंट क्या है। देखिए फ्लैजिला जो होता है ना, ये एक लॉन्ग फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है, जैसा कि आप इस फोटो में देख ही पा रहे हैं। इसका बेसिकली काम होता है लोकोमोशन का। ठीक है, सेल मूवमेंट, सेल मोटालिटी ये कराता है। ये क्या करता है? कीमोटेक्सिस में भी ये हेल्प करता है। अब आपने एक नया वर्ड सुना, कीमोटेक्सिस। कीमोटेक्सिस मतलब क्या? जब सेल किसी केमिकल के रिस्पॉन्स में मूव करती है, ठीक है, तो उसको हम कीमोटेक्सिस कहते हैं। सपोज एक सेल है जो कि एक जगह पे स्थिर होकर खड़ी है, राइट, उसके आसपास आप कोई केमिकल डाल दो, जैसे वो केमिकल को एब्जॉर्ब करेगी, उसमें कुछ हलचल होगी, राइट, वो मूव करेगी आगे। तो अगर केमिकल के अट्रैक्ट होगी तो केमिकल की तरफ जाएगी, केमिकल से रिपेल करेगी तो केमिकल से दूर भागेगी। तो ये जो काम होता है इसके मूवमेंट का, ये कौन कराता है? फ्लैजिला कराता है, राइट। उसके जस्ट बाद आप देख रहे होंगे एक और यहाँ पे स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं पिलाई। पिलाई जो होता है वो पिलिन प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, ये बेसिकली क्या काम करता है? कंजुगेशन में काम करता है, और जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करने का भी काम पिलाई का ही होता है। ठीक है, अब आप थर्ड एक और देख रहे होंगे लाइन, इसको हम बोलते हैं फिम्ब्रिया। फिम्ब्रिया जो होता है इसका स्ट्रक्चर बहुत हद तक सिमिलर है पिलाई से। ये भी ये काम करता है अटैचमेंट और एडहेरेंस में। अटैचमेंट और एडहेरेंस मतलब जब ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है ये किसी और प्रोकैरियोटिक सेल के सरफेस पे अगर बैठेगी, या फिर अपने आजू बाजू के सराउंडिंग में कहीं पे ये जाके बैठना चाहेगी, तो वो जो अटैचमेंट होगी इसकी सरफेस से, वो किसकी हेल्प से होगी? फिम्ब्रिया की हेल्प से होगी। ठीक है, यहाँ तक आपको जितनी चीज़ें समझाई गई है इसमें आपको आई होप कोई डाउट नहीं हो। और अगर आपको कोई डाउट होता है थ्रू आउट द चैप्टर, जो भी हमने पढ़ा है अभी तक, सेल के इवोल्यूशन से लेके, सेल के इंट्रोडक्शन से लेके सेल इवोल्यूशन, टाइप्स ऑफ सेल और प्रोकैरियोटिक सेल का जो स्ट्रक्चर पढ़ा है हमने आज, इसमें जो कोई भी डाउट हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको वहाँ पे इसका आंसर मिल जाएगा।
ठीक है। अभी तक हमने जितनी चीज़ें पढ़ी हैं आई होप आपको क्लियर हो गई हूँ। और अगर कोई दिक्कत आती है आप बेझिझक क्वेश्चन अपना टाइप कर सकते हो कमेंट बॉक्स के अंदर। जब हम कल क्लासेस में मिलेंगे तो पहले वो जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो एड्रेस होंगे, फर्दर हम आगे की चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब कल का जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा यूकैरियोटिक सेल पे। अभी यूकैरियोटिक सेल आप पढ़ोगे तो उसमें यूकैरियोटिक सेल का जो इवोल्यूशन हुआ है वो कैसे हुआ है वो भी हम पढ़ेंगे। यूकैरियोटिक सेल के जितने ऑर्गेनेल है वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। फर्दर हम आपसे मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ, जहाँ पे हम यूकैरियोटिक सेल को डिस्कस करेंगे।